नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। बच्चों ये वाला जो चैप्टर है बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, अच्छे खासे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। इसके अलावा हमारी डेली लाइफ को जानने के लिए, हमारी डेली लाइफ को किस प्रकार से सरकार प्रभावित करती है, उन सभी चीजों को समझने के लिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस चैप्टर को बड़े ही अच्छे से हम लोगों को समझना है। तो सर समझ तो लेंगे, पर आज क्या समझाओगे आप? आज हम बात करेंगे सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो शुरू कर दे आज के लेक्चर को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सरकारी बजट के उद्देश्य, या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहां पर देखो बच्चों, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि सर लास्ट लेक्चर था, जो लेक्चर 1 था, उसमें भी आपने सरकारी बजट के उद्देश्यों की चर्चा करी थी, परंतु आज फिर वापस हम क्यों सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ रहे हैं? तो देखो, अगर किसी भी बच्चे ने बड़े ही शानदार तरीके से लेक्चर 1 को देखा होगा तो उसको ये सवाल दिमाग में आया ही नहीं होगा। क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि मैंने आपको जब सारे सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़ाए थे तो आखिरी में 3 उद्देश्य और बताए थे। क्या क्या? सरकार का आवंटन कार्य, सरकार का पूर्ण आवंटन कार्य और सरकार का स्थिरीकरण का कार्य, स्टेबलाइजेशन जो कहते हैं, ये वाले कार्य। तो मैंने कहा था कि बेटा ये जो 3 जो उद्देश्य है, इन तीनों उद्देश्यों की हम चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में बड़े विस्तार से और विस्तृत तरीके से करेंगे, क्योंकि इन तीनों को एनसीईआरटी ने बड़े विस्तार से विस्तृत तरीके से समझाया, वो मैं आज आप लोगों को समझाऊंगा। और दूसरी बात, इन 3 उद्देश्यों से ऊपर जितने भी उद्देश्य लिखाए थे वो सारे के सारे इन 3 में कहीं ना कहीं कवर हो जाएंगे। तो एग्जाम में अगर आपसे सरकारी बजट के उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं तो आप इन आज जो 3 उद्देश्य पढ़ेंगे इनको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि सर आज हम वापस क्यों पढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये होती है बच्चों कि सरकारी बजट के उद्देश्य पढ़े तो पढ़े क्यों सर, हम ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए बच्चों, जीवन में हम जो भी काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो किसी ना किसी उद्देश्य के साथ करते हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के साथ करते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि उद्देश्य का अर्थ क्या होता है। उद्देश्य का अर्थ यह है जो परिणाम मैं चाहता हूं, जो रिजल्ट मैं चाहता हूं, वो रिजल्ट उसको पाना है, वह मेरा उद्देश्य है। जैसे कि आज मैं कहता हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं इस उद्देश्य से पढ़ाता हूं कि जो 0% डाउट होना चाहिए और 100% मार्क्स होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है कि मैं अच्छा पढ़ाऊं। क्यों पढ़ाऊं? क्योंकि बच्चों के मन में 0% डाउट और उनके रिजल्ट में 100% मार्क्स हो, ये मेरा ऑब्जेक्टिव। आप आज पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कि मेरे भविष्य में जाकर के इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 आएंगे, ये इकोनॉमिक्स मेरी लाइफ में काम आएगी, इस इकोनॉमिक्स में जाकर के मैं आईएएस बनूंगा, मैं डॉक्टरेट करूंगा, मैं पीएचडी करूंगा, मैं एमए करूंगा। हम उद्देश्य के साथ ही तो है। हम जीवन में कुछ भी काम हो रहा है हम उद्देश्य से ही कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव के साथ ही तो करते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि हाँ चलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ लो। कोई एक ऑब्जेक्टिव, एक जो गोल हमारा होता है, उस गोल के पीछे हम मेहनत करते हैं, नहीं करते। तो इसी प्रकार से जिस सरकारी बजट की बात भारत का संविधान अनुच्छेद 112 करता है, तो उस सरकारी बजट के कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होंगे। जिस सरकारी बजट को हर साल सरकार संसद में पेश करती है, तो उस सरकारी बजट का कुछ तो उद्देश्य होगा। ऐसे तो है नहीं कि हवा में है, चलो चलो बना दिया, मर्जी से आया, इस साल सरकारी बजट के मन कर रहा था, बजट बनाएंगे, इस साल नहीं कर रहा, नहीं बनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता भाई। एक ऑब्जेक्टिव है, उस उद्देश्य के लिए सरकारी बजट बन रहा है। तो ये सरकारी बजट के क्या उद्देश्य हैं, ये हम लोगों को जानना बड़ा जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं सरकारी बजट के उद्देश्यों की चर्चा। सरकार जन कल्याण बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, अब यहां पर आप लोग एक एक चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझना, आज एक एक शब्द को अच्छे से समझना अपन को। देखिए, आप लोग अभी तक इस बात को बड़े अच्छे से समझ चुके हो, आप 12th में पहुंच चुके हो कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी? मिक्स्ड है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों क्षेत्र काम करेंगे, सरकार वाला भी काम करेगा जिसको आप लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र भी काम करेगा जिसे हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। ये बात आपने इसमें क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में बिल्कुल लंबा चौड़ा जो डिफरेंस है वो पढ़ा होगा, पर अपन ज्यादा डिफरेंस पे नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ जो मेन बात है उस पर फोकस करता हूं कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है जन कल्याण। सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है बच्चों? जन कल्याण का है, कि जनता का कल्याण होना चाहिए, जनता का भला होना चाहिए।
अब कल्याण का मतलब बहुत से लोग पूछते क्या होता है सर, तो कल्याण का अर्थ है भला होना, अच्छा होना। किसका? जन का। जन मतलब जनता का भला होना। तो सरकार जो भी काम करती है वो किस उद्देश्य से करती है कि जनता के भले के लिए, जनता का भला हो, इसलिए सरकार कुछ भी काम करे। सरकार सड़कें बना रही, जनता के भले के लिए बना रही। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, सरकार काफी बच्चों को छात्रवृत्ति देती है, स्कॉलरशिप देती है कि आपके पास पढ़ाई का पैसा नहीं, ये लीजिए आप। सरकार स्कूलों में साइकिलें लड़कियों को वितरित करती है, बच्चों को लैपटॉप देती है। ये क्या है? इससे सरकार को फायदा थोड़ी हो रहा है, वो देखो हमने 1 करोड़ रुपए लैपटॉप पे खर्चा कर दिया, उनका तो बल्कि खर्चा ही हो रहा है। पर क्यों? क्योंकि सरकार जनता का भला चाहती है, जन कल्याण के लिए काम करती है। तो सरकार हमेशा चाहती है कि उसका जनता का कल्याण हो। वो लोन लेगी, जनता के भले के लिए लेगी, कहीं पैसा लगाएगी, जनता के भले के लिए लगाएगी। आज काफी राज्य ऐसे हैं जहां पे दवाइयां मुफ्त है, वहां पे दवाई का 1 पैसा नहीं लगता। तो इसमें क्या है? जनता के भले के लिए सरकार ने करा। सरकार को फायदा थोड़ी हो रहा है कि सरकार कंपनियों को पैसा दे रही है, ये लो दवाइयां मुफ्त में भेजो। ये कंपनियां थोड़ी दे रही है, सरकार तुमको पैसा पे करती है, पर सरकार उस चीज का खर्चा उठा रही है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता का भला होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए। तो सरकार जो भी काम करती है वो जन कल्याण के लिए करती है। और निजी क्षेत्र जो भी काम करता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। बेटा, कोई भी प्राइवेट सेक्टर वाला जनता के कल्याण की नहीं सोचता, वो सिर्फ सोचता है तो प्रॉफिट कमाने की सोचता है, लाभ कमाने की सोचता है। ठीक है, आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या किसी का फ्री में ट्रीटमेंट कर देते? नहीं कर देते, वो पैसे चार्ज लेंगे कि हाँ साहब इतना है। किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको फ्री में खाना थोड़ी खिला देगा, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे तो वो आपको फ्री में थोड़ी पढ़ा देगा, वो आपसे पैसे चार्ज करेगा। तो जहां पर भी प्राइवेट सेक्टर है वो क्या चाहता है? लाभ कमाना चाहता है, वो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। अब जहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है जैसे कि भारत में, अगर ये जो निजी क्षेत्र है ये तो काम जो करता है वो लाभ कमाने के लिए करता है, और लाभ कमाने के लिए क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों की कीमत रखी जाए जिससे अपने पास खूब पैसा है, खूब प्रॉफिट कमाए। परंतु देश में अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं, ठीक है, बहुत तरक्की करे हुए लोग भी होते हैं, पिछड़े हुए लोग भी होते हैं। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है सबको साथ लेकर के चलना। तो सरकार क्या कहती है? सरकार सोचती है कि अमीरों के लिए तो निजी वाला सोच रहा कोई बात नहीं, जो आगे खड़े हैं उनके लिए भी निजी वाला सोच रहा कोई बात नहीं, पर जो पिछड़ चुके हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कौन सोचेगा? सरकार कहती है हम सोचेंगे। सरकार कहती है हम सोचेंगे। इसलिए इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का और भी रोल बढ़ जाता है, जहां पर सरकार और निजी दोनों होते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों के लिए सोचती है जो कि पिछड़ चुके हैं, सरकार ऐसे लोगों के लिए सोचती है जो गरीब तबके के हैं, सरकार ऐसे लोगों के लिए सोचती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। तो सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सरकार जन कल्याण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके लिए सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। अब देखिए, अब अगर सरकार चाहती है कि जन कल्याण बढ़े, जनता का कल्याण बढ़े, जनता का भला होना चाहिए, तो सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? इंटरफेयर करना पड़ेगा। कोई भी काम अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसके लिए सरकार हस्तक्षेप करेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, सरकार ने किसानों की जो उपज है उसके लिए सरकार ने एक कीमत तय कर रखी कि इस कीमत से नीचे कोई भी किसानों से उपज नहीं खरीदेगा, मतलब, और ना किसान इस उपज से, इस कीमत से नीचे बेचेंगे। ठीक है, तो अब जब वो उस कीमत से नीचे नहीं खरीदेंगे और उससे नहीं बेचेंगे, मतलब क्या करा है कि सरकार ने हस्तक्षेप करके बोला है कि इससे नीचे कोई भी नहीं खरीदेगा, मतलब किसानों को लूटने का प्रयास इसमें नहीं हो, इससे नीचे कोई भी नहीं, इतनी कीमत तो किसानों को उनके लिए दी ही जाए। तो सरकार यहाँ पे क्या कर रही है? हस्तक्षेप कर रही है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, हम इसको हटाते हैं, ऐसा करते हैं। इसके अलावा सरकार क्या करती है? सरकार, अच्छा आपके पास पैसा नहीं है, ये लो, सरकार आपको बैंक से लोन दिलवाती है, हस्तक्षेप कराना कि हम करवा रहे हैं काम। ठीक है, उसके अलावा सरकार बहुत से लोगों को सहायता देती है। अच्छा आपके पास इतना नहीं है, चलो 1000 रुपए, 600 आप लगाओ, 400 हम लगाते हैं, ये लो आप करो पैसे। तो सरकार हस्तक्षेप कर, इंटरफेयर कि ये काम मैं करवाता हूं, चिंता सरकार है, मैं करवाता हूं ये काम, ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे। सरकार बीच बीच में हस्तक्षेप करके खुद भी कर रही है और दूसरे से भी करवा रही है। जैसे आपको मैं एक अच्छा सा उदाहरण देता हूं, जैसे जब लड़के लड़की की शादी की उम्र होती है तो घर वाले क्या करते हैं, काफी लोगों को बोल करके रखते हैं कि हाँ साहब मेरे लड़के के लिए लड़की ढूंढना, लड़के वाले बोलते हैं लड़के। तो एक व्यक्ति जो होता है, जो मध्यस्थता में होता है, जो लड़के वालों को भी जानता है और लड़के वालों को भी जानता है, और फिर वो रिश्ता करवाता है। कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम कराना हो कि हाँ नहीं साहब हमें तो ये वाला कार्यक्रम कराना है, वो वाले नहीं मान, तो फिर ये जो मध्यस्थता में है वो क्या करता है, अरे चिंता मत करो, मैं अब हस्तक्षेप करूंगा,
मैं उससे भी बात करूंगा, इससे ये काम मैं करवाता हूं, मैं करता हूं। तो ये क्या करा, उस मामले में हस्तक्षेप कर करके उस मामले को कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो उसी प्रकार से सरकार क्या करती है कि जनता के भले के लिए बीच बीच में हस्तक्षेप करती है कि निजी क्षेत्र ये जो कर रहा है ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं, ये ऐसे करो ऐसा ठीक होगा, इसमें हम आपकी इतनी मदद कर देंगे, इनके लिए हम इतनी मदद कर रहे हैं। तो जन कल्याण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है और सरकार अर्थव्यवस्था में अनेक प्रकार से हस्तक्षेप करती है। अब जो हस्तक्षेप करती है वही कहीं ना कहीं उद्देश्य है। तो 3 उद्देश्यों की बात करनी है। सरकारी बजट का आवंटन कार्य, ठीक है, फिर दूसरा सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य और तीसरा सरकारी बजट का स्थिरीकरण का कार्य है, ठीक है। इन तीनों को अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, एक एक कर करके पढ़ेंगे। पहले आवंटन कार्य की चर्चा करेंगे जिसको एलोकेशन कहा जाता है, दूसरा फिर पुनः आवंटन की बात करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा स्टेबिलिटी का जो फंक्शन है उसकी चर्चा अपन लोग करेंगे। अब देखिए बच्चों, कुछ बच्चों के कमेंट्स में 2-3 सवाल आते हैं और ऐसा काफ़ी बार आपको लगता होगा कि मनीष सर कमेंट नहीं देखते। मैं देखता हूं जब भी मुझे समय मिलता है आप लोगों का। उसमें एक तो बच्चों ने ऐसा कह रखा है कि सर जब भी लेक्चर एंड हो जाए आप एक क्वेश्चन दे करके जाइए कीजिए जिससे हम लोग कर सके। दूसरा कभी कभार ऐसा होता है कि सर है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दीजिए। देखो बच्चों, चाहे ये 12th पॉलिटी वाले बच्चों ने कहा हो या इको वाले ने कहा हो, किसी ने भी कहा हो, पर पहली बात मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को जान करके कि आप इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं कि आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मांग रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। परंतु मैं पहले भी कहता था और आज भी एक ही बात कहता हूं कि अब भी आप सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो फोकस है वो कंटेंट पे करिए। आप जो पढ़ा रहा हूं मैं उसको अच्छे से पढ़िए, उसको बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, इस प्रकार से फिट कर लीजिए। आप एग्जाम के उद्देश्य से मत पढ़िए, आप समझिए कि मुझे इस चीज को बड़े अच्छे से समझना है, जीवन भर के लिए मुझे इस चीज को समझना है। आप कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन तो बात की बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बात पूरी क्लियर हो जाएगी। जब बात पूरी क्लियर, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर, तो क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, इसके बाद देखो बच्चों हमारी एक प्लानिंग है और उस प्लानिंग की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारी और सर के साथ जो मीटिंग होती है, निखिल सर, राहुल सर के साथ, सर ने उसमें यही कह रखा है कि सबसे पहले सर आप कोर्स खत्म करने पे फोकस करिए। सबसे पहले हम कोर्स खत्म करेंगे, कोर्स खत्म के बाद 1 शॉट से लेकर के आएंगे जिससे कि 1.5 घंटे 2 घंटे के एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। उसके बाद हम MCQs कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे आपको, और उसके बाद हम मॉडल पेपर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले पोर्शन है उसमें हम NCERT के भी लेंगे, इंपॉर्टेंट और भी क्वेश्चंस लेंगे, वो सारे के सारे अपन लेंगे, तो वो आपका वहां पे पूरा कवर हो जाएगा। बेटा जितनी आप लोगों को चिंता है खुद की, उससे ज्यादा चिंता हमें है आपकी, तो इसलिए बिल्कुल भी चिंतित मत हो। आप बस पढ़ते चलो, ईमानदारी से पढ़ते चलो, जैसा पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत करो, और आप अपने स्तर पर प्रयास करते हो कहीं से क्वेश्चन सॉल्व करने की, करिए, बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों की परफॉर्मेंस को और 4 चांद लगाने के लिए जल्द ही लर्न एंड शेयर आर्ट्स कुछ करने वाला है। जल्द ही आपको वो चीज़ों की खबर मिल जाएगी, तो उत्साहित भी रहिए कि क्या होने वाला है, और काफ़ी हद तक आपको उन चीज़ों से सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी। अब वो क्या होंगी क्या नहीं होंगी वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर जल्द आप लोगों को पता चल जाएगी। दूसरा एक सवाल ये भी बार बार में आता है, सर मैं इस बोर्ड से हूँ या इस बोर्ड से हूँ, तो मेरा क्या सिलेबस कटा है क्या नहीं। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है, मैं NCERT को टारगेट करके पढ़ा रहा हूँ। NCERT ने 2023-24 के सेशन में जो काटा है ना, मैं वो नहीं पढ़ा रहा, वो उसको मैंने हटा दिया। बाकी अब इस साल भी आपके बोर्ड ने अगर कुछ डिडक्ट करा है, कुछ काटा है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप स्कूल जा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो अपने स्कूल के टीचर से पूछिए कि सर मैम हमारे इस सब्जेक्ट में कोई चैप्टर कटा है क्या, कुछ कम हुआ है क्या। नहीं हुआ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ते चलो, जो हो गया है वो मत पढ़ना भाई, सीधी सी बात है। और अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, और फिर आप क्या करिए, बोर्ड की वेबसाइट खोलिए और बोर्ड की वेबसाइट में देखिए कि 23-24 के अनुसार कोई सिलेबस कम हुआ है क्या। अगर हुआ है तो मत पढ़ना, और नहीं हुआ तो आप कंटिन्यूटी में रखिएगा। तो ये आपके जो सवाल थे ना, उन सवालों के जवाब है, ठीक है। और बाकी मस्त होकर के, बिंदास होकर के पढ़ते रहिए। और शुरू करते हैं, जो पहला कार्य है वो सरकारी बजट का आवंटन कार्य। आवंटन कार्य, एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। सबसे पहली बात तो एलोकेशन का अर्थ क्या होता है, आवंटन का कार्य, आवंटन का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब यह है बच्चों, बांट देना, ठीक है, आवंटित कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे देता हूं कि घर में काम बांट दिया जाता है, ठीक है बेटा, ये काम तेरा है, ये काम तेरा है, ये काम तेरा है। इसके अलावा घर में कोई चीज आती है, उसको बांटा, बेटा ये तेरी है, ये तेरी, तो एलोकेट कर देना, इतना इतना ये तेरा, ये इतना, ये इतना, इतना। तो
तो सरकारी बजट का जो पहला काम होता है वो क्या होता है, आवंटन कार्य होता है। अब देखिए इस आवंटन कार्य में क्या है, देखते हैं। सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, अर्थात उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। देखिए अब सरकार कुछ वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाती है जिनको बाजार तंत्र द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। ये बाजार तंत्र क्या है, बाजार तंत्र का मतलब है एक प्रकार से जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर है वो है, ठीक है। यहाँ पर आप बाजार तंत्र को आसान भाषा में समझना चाहते हो तो वही यही बाजार तंत्र में यह है। देखो बाजार, जब हम तीन प्रकार की जो अर्थव्यवस्था उनके बारे में पढ़ते हैं, समाजवादी जहां पे ज्यादा कंट्रोल सरकार का होता है, पूंजीवादी जहां पे सारा का सारा कंट्रोल निजी क्षेत्र का होता है, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करती है और सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया जाता है। और बाजार क्या होता है, बाजार वह स्थान है जहां पे वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है। जब मैं ये कहता हूं कि वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, एक खरीदने वाला होगा जो कि उपभोक्ता होगा और एक बेचने वाला होगा जो कि उत्पादक होगा। मतलब सरकार का कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं है, उत्पादक बेच रहा है और उपभोक्ता खरीद रहा है। ऐसा जो सिस्टम है उसको बाजार तंत्र कहते हैं। तो जनरली ऐसा पूंजीवादी व्यवस्था में जहां पर सरकार बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करती, सब कुछ बाजार में उपभोक्ता जितनी मांग करते हैं वो उतना ही उत्पादन कर देते हैं, ठीक है। उपभोक्ता जितनी कीमत चाहते हैं उतनी कीमत पे उत्पादन करने की कोशिश उत्पादक करता है। तो दोनों उपभोक्ता और उत्पादक के हिसाब से सब कुछ चलता है। मांग गिरेगी वो भी सप्लाई गिरा देंगे, इनकी मांग बढ़ी वो भी सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसा उपभोक्ता चाहता है वैसा ही क्या होगा, उत्पादक करना शुरू करेगा। वो पूरा बाजार तंत्र होता है। पर अब ये जो बाजार तंत्र है इसमें पूंजीवादी है और पूंजीवादी का अर्थ निजी क्षेत्रक है। और निजी क्षेत्रक में हमने देखा है कि उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। तो अब हर देश में, और विशेष करके हम भारत की बात करते हैं जो विकासशील देश है, हमारे देश में काफी ऐसे लोग हैं जो सब कुछ बाजार के द्वारा नहीं खरीद पाते, इतने सक्षम नहीं होते हैं कि बाजार में जो कीमतें चल रही हैं उस कीमत के आधार पर सब कुछ खरीद ले। जैसे कि हमारे देश की जो गरीब तबका है, गरीब परिवार से जो लोग हैं वो सब कुछ नहीं खरीद पाते। इसलिए सरकार कुछ निश्चित वस्तुएं और सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। इसलिए सरकार कुछ निश्चित वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है। सरकार इस बात को मानती है कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य 5 आधार है किसी व्यक्ति को व्यक्तित्व तक पहुंचाने के लिए, और जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तो बड़ा ही आवश्यक है। इसलिए सरकार ने क्या करा, सरकारी स्कूल्स खोले, सरकारी हॉस्पिटल्स खोले कि जो उन प्राइवेट तक ना पहुंच सके वो यहां से अपना इलाज ले या अपनी एजुकेशन पूरी करे। तो सरकार ने क्या करा, कुछ वस्तुएं, कुछ सेवाएं उपलब्ध कराई जो बाजार तंत्र उपलब्ध नहीं करा सकता था, जो बाजार तंत्र उपलब्ध नहीं करा सकता था। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्राइवेट वाले हैं ना वो वही हाथ डालेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट नजर आएगा। उनको लगेगा कि यार यहां पे प्रॉफिट नहीं है, यहां काम नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे जो बहुत पिछड़े हुए इलाके होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र हो गया या वहां कोई ज्यादा विकास नहीं है, हम कभी वहां पे कोई प्राइवेट स्कूल देखते हैं? कभी नहीं देखते। प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं? कभी नहीं देखते। क्योंकि उनको पता है कि यार यहाँ स्कूल खोल लेते हैं, कौन है भाई, यहाँ कौन हमें इतनी महंगी महंगी फीस देने वाला है। प्राइवेट हॉस्पिटल खोले तो कौन इतना महंगा महंगा ट्रीटमेंट कराने वाले लोग हैं? नहीं। तो वो कहाँ ले जाकर के खोलेंगे? कोई शहर में, बिल्कुल, जहाँ पे पता है कि यहाँ साहब 50,000 मांगेंगे तो 50,000 भी देंगे और 1 लाख मांगेंगे तो 1 लाख भी देंगे। तो ये क्या है, वही हाथ डालेगा प्राइवेट जहां पे उसको प्रॉफिट नजर आएगा। पर सरकार क्या कर रही है, सरकार की कोशिश क्या होती है कि शहरों में तो खुल जाएंगे स्कूल, और भी शहरों में तो और हॉस्पिटल खुल जाएंगे, पर हम जो पिछड़े इलाके हैं वहां पर हॉस्पिटल्स खोले, वहां पर एम्स खोले, वहां पर स्कूलें खोले, वहां पर सरकारी बैंक खोलने का प्रयास करे। तो सरकार कुछ निश्चित वस्तुएं सेवाएं उपलब्ध करवाती है जो बाजार तंत्र, निजी क्षेत्र, पूंजीवादियों के हाथ में नहीं है, वो नहीं करवा सकते। तो उपभोक्ता और उत्पादकों में विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। एक खरीद रहा है और एक बेच रहा है, तो बेचने और खरीदने वाले के बीच में विनिमय हो रहा है, जो उपलब्ध नहीं करवा सकता, मतलब जो बाजार तंत्र उपलब्ध नहीं करवाता वो सरकारी निश्चित करवाती है, सरकार देती है। इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण है राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, जिन्हें सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। इस प्रकार की जो वस्तु है, जैसे उसके उदाहरण क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल डिफेंस, ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो काम है वो सरकार उठाती है। सड़कें सरकार बनवाती है। सरकारी का जो प्रशासन होता है, पूरा प्रशासन का मतलब है कि जो पूरी गतिविधियां है उनको संभालने वाला जो पूरी टीम है उसको प्रशासन, जैसे कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, पुलिस हो गया, सरकार के अंडर में जो भी काम करे वो पूरा का पूरा सरकारी प्रशासन है। इन सबको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पब्लिक गुड्स कहते हैं बेटा, पब्लिक गुड्स कहते हैं।
ये समझने के लिए कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार को क्यों करनी पड़ती है, हमें निजी वस्तु जैसे कपड़े, कार, खाद्य सामग्री तथा सार्वजनिक वस्तुओं में अंतर समझना होगा। इनमें दो मुख्य अंतर है। देखो, अब सार्वजनिक जो वस्तु है, पब्लिक गुड्स है, उनकी पूर्ति का मतलब क्या है, उनकी जो सप्लाई है वो सरकार को क्यों करनी पड़ रही है, सरकार को क्यों करनी पड़ रही है। जैसे कि निजी वस्तु कपड़े, कार, खाद्य सामग्री, इनको निजी वस्तु है, और एक सार्वजनिक वस्तु, इन दोनों के बीच में पहले अंतर समझना जरूरी है कि सार्वजनिक वस्तुओं की सप्लाई सरकार को क्यों करनी पड़ रही है। तो उससे पहले निजी वस्तु प्राइवेट गुड्स और सार्वजनिक वस्तु पब्लिक गुड्स के बीच में अंतर समझना जरूरी है। और इसमें जो अंतर है वो मुख्यतः दो अंतर है बेटा, इन दोनों वस्तुओं में मुख्यतः दो अंतर है। ये जो यहाँ पे तस्वीर दिखाई है वो कपड़ों के हिसाब से दिखाई है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का नाम है। चलिए, अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर समझते हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुओं के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहला जो अंतर है वो किस आधार पर है, प्रतिद्वंदिता के आधार पर है। किस आधार पर है, प्रतिद्वंदिता के आधार पर है। प्रतिद्वंदिता का आधार का मतलब है राइवलरी रेस है बेटा। राइवलरी रेस क्या होता है वो भी आपको चीजें आगे समझ में आ जाएंगी। वहां पे प्रतिद्वंदिता होगी, वहां पे कंपटीशन सा है कि साहब पहले मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं मिले। जैसे मैं आज आपने कभी वो चेयर गेम खेला, चेयर रेस वाला, वो यूं भागते जाएंगे। जैसे मान लीजिए 11 जने भाग रहे हैं तो जो चेयर्स हैं वो कितनी होगी, 10 होंगी। तो 11 के बीच में कॉम्पिटिशन है कि यार बैठ गए तो मिल जाएगी, नहीं तो चेयर नहीं मिलेगी। तो वो प्रतिद्वंदिता है कि जैसे ही अगर अपन रह गए तो अपन को नहीं मिलेगी भैया, कंपटीशन है कि अपन को चेयर चाहिए। तो प्रतिद्वंदिता के आधार पर देखते हैं। प्रतिद्वंदिता के आधार पर पहले हम बात करते हैं सार्वजनिक वस्तुओं की, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक गुड्स कहते हैं। कौन से गुड्स हैं ये, पब्लिक गुड्स हैं। सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सार्वजनिक जो वस्तुएं हैं वो किसके लिए उपलब्ध है, सभी के लिए उपलब्ध है, तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित नहीं है। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो सार्वजनिक वस्तुएं होंगी, जो पब्लिक गुड्स होंगे, वो सभी के लिए है, वो सभी के लिए है। जिसको इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल कर लो, वो किसी एक उपभोक्ता तक सीमित नहीं है कि नहीं साहब मैं ही इनका इस्तेमाल कर सकता हूं, बाकी कोई दूसरा इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो भी इस्तेमाल करना चाहे, जो भी उनका यूज करना चाहे वो यूज कर सकता है, वो सभी के लिए उपलब्ध है, वो किसी एक उपभोक्ता तक सीमित नहीं होंगी। सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के उपायों की बात करें तो इनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध होंगे। अब जैसे सार्वजनिक पार्क, अब कोई पब्लिक पार्क बना हुआ है, जैसे ये पार्क है। अब ये पार्क ऐसा तो है नहीं कि साहब मैं यूज करके आ जाऊंगा तो खत्म हो जाएगा, नहीं ना, कोई भी यूज कर लो। सड़क पे मैं भी अपनी गाड़ी चला रहा हूं, आप भी अपनी गाड़ी चला लो। ऐसा तो है नहीं कि मैंने गाड़ी चला ली तो आपकी गाड़ी के लिए जगह ही नहीं बचेगी, मैं सड़क को लेके भाग जाऊंगा, नॉट पॉसिबल। तो ऐसी चीजें जिन सभी के लिए उपलब्ध है और उनका इस्तेमाल करने से उन वस्तुओं की क्वांटिटी मात्रा में कमी नहीं आती, ऐसी वस्तुएं सार्वजनिक वस्तुएं। एक चीज और बात ध्यान रखना, अब भी आगे इस लेक्चर में आपके क्लियर हो जाएंगी बच्चों। देखो, दो बातें हैं, एक है पब्लिक गुड और एक है पब्लिक प्रोडक्शन। पब्लिक प्रोडक्शन का अर्थ है सार्वजनिक उत्पादन। क्या है, सार्वजनिक उत्पादन। और पब्लिक गुड का अर्थ है सार्वजनिक वस्तु। पब्लिक प्रोडक्शन का अर्थ यह है ऐसे वस्तु और ऐसी सेवाओं जिनका उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है, जिनका उत्पादन सरकार के द्वारा किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोडक्शन कहते हैं। जो वस्तु जो सेवा सरकार के द्वारा दी जा रही हो उसको क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि रेलवे सरकार के द्वारा है तो ये क्या हो गया, पब्लिक प्रोडक्शन हो गया। सरकारी स्कूल है वो किसके द्वारा है, सरकार के द्वारा है, तो वो पब्लिक प्रोडक्शन हो गया। सरकार की कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, वहां पर उत्पादन हो रहा है, वो सरकारी आ जाएगा, आपका पब्लिक प्रोडक्शन में आ जाएगा। अब फिर पब्लिक गुड क्या है, पब्लिक गुड ऐसे गुड्स हैं बेटा जो किसी के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं, वो सरकार के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और प्राइवेट के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। वो सरकार के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं और प्राइवेट के द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। सड़क सरकार के द्वारा ही निर्माण होता है, परंतु अब सरकारें काफी प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं, वो बना देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूं पार्क, तो जरूरी थोड़ी भाई पार्क जो है सरकार के द्वारा बनाए, पार्क आसपास में मान लीजिए लोगों ने मिलकर के ही बनवा लिया हो तो उसमें घूमने के लिए सबके लिए इजाजत होती है। तो इस प्रकार से पब्लिक गुड का जो अर्थ है ना, यहां पर यह है कि वो उसको पूरी पब्लिक यूज कर सकती है, वहां पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है या आपके इस्तेमाल करने से वो खत्म नहीं हो जाएंगे। और पब्लिक प्रोडक्शन का जहां पे अर्थ आता है वहां पर यह है कि सरकार द्वारा उत्पादन करा जा रहा है। पब्लिक गुड का मतलब कभी भी ये नहीं कि सारे के सारे वो सरकार के द्वारा ही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
सरकार के द्वारा ये बिल्कुल भी नहीं। वहां पर जब पब्लिक प्रोडक्शन आ जाए तब सरकार के द्वारा उत्पादन है। तो सार्वजनिक पार्क है, उसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूं। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के जो फायदे मिलेंगे वो आपको भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे। तो इनके लाभ सभी के लिए उपलब्ध है। जब वो जो चीज सभी के लिए उपलब्ध हो और किसी एक उपभोक्ता तक सीमित ना हो तो वो क्या हो जाएगी, सार्वजनिक वस्तु हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आज जैसे आप इकोनॉमिक्स मुझसे पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये पब्लिक है। आपके पढ़ने से ऐसा तो है नहीं कि नहीं साहब अब क्वांटिटी गिर जाएगी या कम हो जाएगी। दूसरा भी देखो, 1000 देखो, 1 लाख देखो, 1 करोड़ देखो, बिल्कुल है सबके लिए। ये क्या हो गया, ये पब्लिक गुड हो गया। एक उदाहरण के तौर पे पब्लिक और प्राइवेट को आप कैसे समझ सकते हैं। कुछ बातें जीवन में ऐसी होती हैं जो हम बाहर नहीं आने देते, जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी रहती है। काफी बार हम लोगों से जब कुछ पूछते हैं और वो जवाब नहीं देता तो फिर हम कहते हैं सॉरी आपकी प्राइवेट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने के लिए माफी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पर्सनल रखना चाहते हैं, हम दुनिया को नहीं बताना चाहते, और कुछ बातें ऐसी होती हैं हम चाहते हैं जो पब्लिक में आए, हम पब्लिक में लेकर के जाते हैं। मतलब पब्लिक में जा रही है मतलब सबको पता चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पर्सनल रखना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से पब्लिक गुड क्या है, पूरे पब्लिक के लिए, सबके लिए, जो इस्तेमाल करना चाहे करे। किसी के इस्तेमाल से वो कम या खत्म नहीं हो जाएंगे। पर जहां प्राइवेट की बात आएगी वो सबके लिए उपलब्ध नहीं होंगे। एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरे के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता को कम नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करेगा। आज आप ये वीडियो देख लोगे तो ऐसा थोड़ी ये वीडियो दूसरों के यूज नहीं आएगा, वो भी देख सकते हैं। दूसरे ने देख लिया, तीसरे के यूज नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं है। आप पार्क में आप घूम करके आ गए, इसका मतलब क्या कोई दूसरा घूम करके नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। रेलवे में आपने सफर कर लिया, कोई दूसरा नहीं कर सकता क्या? कर सकता है सर। उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आ रही है, वो सबके लिए उपलब्ध है, हर कोई चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता है। अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहां कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। कई लोग इसका एक साथ लाभ उठा सकते हैं। प्रतिद्वंदात्मक, राइवली रेस या कॉम्पिटिटिव का अर्थ क्या है कि वहां पे कंपटीशन है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया चेयर रेस का कि साहब 11 जने भाग रहे हैं, चेयर 10 है, तो यहां पर कंपटीशन है कि नहीं साहब मुझे चेयर मिल जाए, मुझे चेयर मिल जाए, मुझे चेयर मिल जाए। ये कंपटीशन है। मतलब अगर मैं नहीं बैठा तो अपनी चेयर चली जाएगी, ये कंपटीशन है। पर यहां पर कंपटीशन नहीं है। मैं घूम के आ गया पार्क में, उसके बाद और भी घूम लो भैया, तो लोगों को चिंता नहीं कि साहब यहां पे अपना जगह चली जाएगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो ये प्रतिद्वंदात्मक नहीं है। तो अब आपसे सवाल यहां पर क्या पूछे जा सकते हैं? आपसे पूछे जा सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के, सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तुओं के बीच में आप डिफरेंस करिए। तो अभी जो पूरा डिफरेंस है वो आप आगे बताएंगे, पूरा बताऊंगा, वो लिख सकते हैं। इसके अलावा पूछ सकता है कि एमसीक्यू में पूछ लेगा कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्रतिद्वंदात्मक नहीं होती हैं। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रतिद्वंदात्मक नहीं होती है, राइवली रेस नहीं होती है? तो आप क्या बोलोगे? सार्वजनिक वस्तु ऐसी हैं जो प्रतिद्वंदात्मक नहीं होती है, वहां कंपटीशन नहीं होता। मतलब एक के इस्तेमाल करने से वो वस्तुएं खत्म नहीं हो जाती, वो बाकी दूसरे लोगों के लिए भी उतनी ही अवेलेबल रहती है जितनी हमारे लिए थी। अब प्रतिद्वंदिता के आधार पर हमने सार्वजनिक वस्तु पढ़ लिया। अब निजी वस्तु देखो, हम जो दो आधारों पर, मैंने क्या कहा, दो मुख्य अंतर है। तो पहला तो है प्रतिद्वंदिता के आधार पर, सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगी, मतलब वहां राइवलियर्स नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है। अब निजी वस्तुओं की बात कर लेते हैं। निजी वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती है। अब वो सभी के लिए उपलब्ध थी, ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं होती। इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित होते हैं, ठीक है। तो इनके जो लाभ है वो किसी एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित रहेंगे, वो सबके लिए उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज पहनता है तो ये वस्तु अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। अब मान लीजिए अगर मैं चॉकलेट खा लेता हूं तो वही चॉकलेट दूसरे के लिए तो नहीं है, वो तो खत्म हो ही गई। मैंने चाय पी ली तो वो जो चाय के कप पे चाय थी वो तो मेरे लिए थी ना, अब दूसरा उसको नहीं पी सकता। तो ऐसी चीजें जो एक बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाकी दूसरों के पास नहीं होंगी। तो ये क्या है, यहां पर ये कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिशन है। साहब मुझे मिल जाए, मेरे मिलते वो चीज खत्म हो जाएगी, फिर बाकी दूसरों को नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे चेयर रेस में तो 10 को सीट मिल गई, बाकी एक को तो खड़ा ही देना पड़ेगा। तो यहां पर निजी वस्तुएं सबके लिए उपलब्ध नहीं होती, वो एक विशेष उपभोक्ता तक सीमित रहती है। जैसे कि हमारी जो पर्सनल बातें होती हैं वो पर्सनल तक ही सीमित रहती है, उसको बाहर जाने की इजाजत नहीं होती, हम उसको बाहर नहीं भेजते हैं। यह कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के उपभोग तथा अन्य व्यक्तियों के उपयोग में प्रतिद्वंदी संबंध है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस व्यक्ति के उपभोग में, एक व्यक्ति जो उपभोग कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो उपभोग करने की सोच रहा है, उसके बीच में कैसा संबंध है? प्रतिद्वंदी संबंध है, राइवली रेस है।
तो देखो, अब जब दो मुख्य अंतरों की हम बात करते हैं सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के बीच में, तो पहला अंतर तो किस आधार पर है? प्रतिद्वंदिता के आधार पर, राइवलरीज के आधार पर। तो सार्वजनिक वस्तु राइवलरीज है? बोले नहीं है, प्रतिद्वंदात्मक नहीं है। और निजी वस्तु प्रतिद्वंदात्मक है? बोले हाँ प्रतिद्वंदात्मक, क्योंकि उसके इस्तेमाल से दूसरे के लिए खत्म हो जाएंगी। ये चॉकलेट की तस्वीर है। अब पहला तो हो गया प्रतिद्वंदितात्मक आधार पर। अब दूसरा जो अंतर है वह है अप्रवर्जनीयता के आधार पर। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है बेटा एक्सक्लूडेबिलिटी। किसी चीज के हम एक्सक्लूड कर दें, ठीक है, हम उसमें किसी को बाहर कर दें, वो हो जाता है अप्रवर्जनीयता या एक्सक्लूडेबिलिटी आ जाता है। अब इसमें पहले सार्वजनिक वस्तुओं की बात कर लेते हैं। किसी को भी वस्तु का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य कारगर तरीका नहीं है, इसलिए सार्वजनिक वस्तु को गैर अप्रवर्जनीय कहा जाता है। देखो, अब किसी वस्तु का लाभ उठाने से किसी को वंचित करने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका इस्तेमाल सब कर सकते हैं, इसलिए हम किसी को बाहर नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? गैर अप्रवर्जनीय हो जाएंगी, मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल हो जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक वस्तु में जो दो अंतर है वो नॉन राइवलरीज भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। राइवलरीज इसलिए है कि नॉन राइवलरीज इसलिए है कि उसके इस्तेमाल से वो दूसरे के लिए खत्म नहीं होगी, वो भी यूज कर सकता है। और दूसरी बात नॉन एक्सक्लूडेबल इसलिए है कि हम यहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकते, हटा नहीं सकते, इसलिए नॉन एक्सक्लूडेबल है, क्योंकि हम किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। हाँ, जिसको आना हो हुआ है। जैसे पार्क है तो पार्क में सब आ जाओ, कोई किसी के लिए मना नहीं है, तो वो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी का भी नियम पब्लिक गुड्स पर आ जाता है। यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं, अभी तो बहुत बार असंभव हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है, जो सार्वजनिक वस्तु होती है, जो पब्लिक गुड्स होते हैं, जहाँ पे कोई किराया नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो लोग शुल्क देते भी नहीं है। इच्छा से तो कोई नहीं देता कि हाँ चलो यार सरकार ने इतना कर रखा था, चलो हम सरकार को दे दे 100 रुपये 500 रुपये का दे देते, क्यों नहीं, हम इतना नहीं, सरकार ने फ्री कर रखा, सरकार भी तो लेती है यार, अपन कोई बात नहीं, अपन इन्हें चलने तो शुल्क एकत्रित करना थोड़ा सा कठिन ही, असंभव हो जाता है। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वालों को मुफ्तखोर कहा जाता है। जो भुगतान दिए बिना, मतलब बिना पेमेंट करे ही वस्तुओं या सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? मुफ्तखोर कहते हैं। इंग्लिश में जो इनको कहा जाता है वो कहा जाता है फ्री राइडर्स। क्या कहा जाता है? फ्री राइडर्स, मतलब फ्री की वस्तुएं लेने वाले, मुफ्तखोर। अब यहाँ पर आपको एक मुफ्तखोर की डेफिनेशन भी मिल गई आज। भुगतान दिए बिना वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को मुफ्तखोर कहा जाता है। उपभोक्ता ऐच्छिक रूप से उन चीजों के लिए भुगतान नहीं करेंगे जिन्हें वे मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं या जिनके लिए मालिकाना अधिकार अनन्य स्पष्ट नहीं है। तो देखो, जब उपभोक्ता को वो चीज फ्री में मिल रही है तो क्यों उसके लिए भुगतान करेगा? इच्छा से तो कभी नहीं करेगा। ऐच्छिक रूप से मतलब इच्छा से तो वो कभी भी भुगतान नहीं करेगा कि हाँ चलो यार फ्री में मिल रहा है, कोई बात नहीं, फिर इतना खर्चा हो तो होता ही है, हम यहाँ पे थोड़ा सा दे जाते हैं। नहीं, तो जो चीज उसको फ्री में मिल रही है, उसका जो मालिक है वो बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो हम उसका कभी भी उसका भुगतान नहीं करते। अब दूसरी तरफ निजी वस्तुओं की बात करें, जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता है उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जा सकता है, इसलिए निजी वस्तु को अप्रवर्जनीय कहा जाता है, एक्सक्लूडेबल कहा जाता है। अब देखो, निजी वस्तुओं का तो है जो भैया पेमेंट करेगा उसी को ही लाभ मिलेगा। आप जाओ रेस्टोरेंट में, वो बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी खातिरदारी करेंगे, बैठिए सर, बैठिए मैम, आइए, टेबल साफ करेगा, क्या लाऊं क्या नहीं लाऊं, पूरा इतनी इज्जत करेंगे जितनी इज्जत तो घर में भी नहीं मिलती है ठीक है ना। पर पेमेंट जो करेगा उसी को है भैया, बिना पेमेंट वाले को तो नहीं है। तो अब यहां पे क्या कर दिया, बाहर एक्सक्लूड करने का रास्ता है ना, पेमेंट करने वाला अंदर और नहीं करने वाला एक्सक्लूड बाहर। तो ये निजी वस्तु, तो निजी वस्तुओं का जो अंतर है वो अप्रवर्जनीय है, मतलब निजी वस्तु अप्रवर्जनीय होंगी, एक्सक्लूडेबल होंगी, मतलब उनका पेमेंट नहीं करने पर आपको बाहर किया जा सकता है, उनका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, यदि आप टिकट ना खरीदे तो आपको सिनेमा घर में फिल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर आप टिकट नहीं खरीदते हैं तो आपको सिनेमा घर में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो जिसने पेमेंट किया उसको मिल गई और जिसको नहीं किया वो बाहर है। उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होने वाली कड़ी टूट जाती है। अब देखो, जब क्या होता है कि हम पेमेंट नहीं करते हैं तो उत्पादक बनाने वाला और उपभोक्ता देने वाला, उनके बीच में कड़ी टूट जाती है, उत्पादक अलग, उपभोक्ता अलग।
ऐसे में इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का आगे आना जरूरी है। तो अब ऐसी वस्तुएं जहां पर उपभोक्ता उत्पादक से संबंध नहीं बना पाता है, उस कड़ी को स्थापित नहीं रख पाता है, तो फिर सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना पड़ता है। जैसे अगर सरकार, जैसे आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पीडीएस है, तो वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है गरीबों के लिए। अब जैसे कुछ राज्यों में, मैं राजस्थान की बात करूं, एक इंदिरा रसोई योजना के नाम से चलता है, जिसमें 8 रुपए में खाना खिलाया जाता है, बाकायदा बिल्कुल बिठा उठा करके। तो ये योजना है। तो मतलब जहां उत्पादक और उपभोक्ता की जो कड़ी टूट रही है, वहां पर सरकार आगे आती ही है। अब देखो, सार्वजनिक प्रावधान, दो शब्द आ रहे हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन क्या कहेंगे? पब्लिक प्रोविजन, इसको कहते हैं पब्लिक प्रोविजन। सार्वजनिक प्रावधान का मतलब है पब्लिक प्रोविजन, और सार्वजनिक उत्पादन का मतलब है पब्लिक प्रोडक्शन। ओके। वस्तुओं के सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए इनका उपयोग किया जा सकता है। देखो, जब हम बात करते हैं कि ये चीजें सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, ये चीजें पब्लिक सेक्टर की हैं, इसका मतलब क्या? इनका वित्त पोषण। वित्त पोषण का मतलब क्या? फाइनेंस जो दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, वो किसके द्वारा दिया जा रहा है? बजट के द्वारा दिया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का, पब्लिक सेक्टर का अर्थ यह है कि इनका जो वित्त पोषण है, जो इनको फाइनेंस दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, वो बजट के द्वारा दिया जा रहा है, और बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान किए बिना हम इनका क्या कर सकते हैं? उपयोग कर सकते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा भी हो सकता है और सरकार के द्वारा भी किया जा सकता है। तो देखिए, जब हम सार्वजनिक वस्तुओं की बात करते हैं, वो तो कोई भी बना सकता है, ठीक है? पब्लिक वाला भी बना सकता है, प्राइवेट वाला भी बना सकता है। जब वस्तुओं का उत्पादन सीधे सरकार द्वारा किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक उत्पादन कहते हैं। तो सार्वजनिक प्रावधान का अर्थ क्या है? जहां पर वित्त पोषण जो है, जो फाइनेंसिंग जो करी जा रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और सरकारी उत्पादन का अर्थ यह है कि वहां सरकार ही प्रोडक्शन करवा रही है, सरकार के ही कर्मचारी है, सब कुछ सरकार का ही है, वो सरकारी सार्वजनिक उत्पादन होगा। नोट, सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन कार्य कहा जाता है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब आपसे जैसे पूछ लिया जाए कि भैया 1 मार्क्स में बोले कि सरकार का आवंटन कार्य को लिखिए, 1 मार्क्स में पूछ लिया, तो अब उसमें आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सरकार द्वारा जो सार्वजनिक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो सबके लिए उपलब्ध हो, ऐसी वस्तुएं जिनको बिना भुगतान करे भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी वस्तुओं को आपूर्ति, मतलब सप्लाई है, वो जो सरकार के द्वारा करी जाए, ऐसी वस्तुओं को आवंटन हम लोग कहेंगे। तो सरकारी सार्वजनिक वस्तुओं की सप्लाई जो सरकार कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? सरकार का आवंटन कार्य कहेंगे, एलोकेशन कर रही है। कि अब पब्लिक पार्क बनाया गया, सरकार उसको चला रही, वो उसका आवंटन कार्य। तो ये एलोकेशन जो फंक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ऐसे तबके की सोच कर करके काम कर रही है जहां तक वो तबका नहीं पहुंच सकता, उन तक सरकार पहुंच करके उनको सुविधाएं प्रदान करी। तो जो पहला कार्य है हमारा सरकारी बजट का आवंटन कार्य, एलोकेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो यहाँ पर अपना पूरा कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पर सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, निजी वस्तुएं क्या होती हैं, वो पता चला। प्रतिद्वंदिता के आधार पर और अप्रयोजनीयता के आधार पर जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो पता चला। सार्वजनिक प्रावधान और सार्वजनिक उत्पादन क्या होता है, वो पता चला। और फाइनली आवंटन कार्य की एक छोटी सी आपको प्यारी सी डेफिनेशन भी मिल चुकी है। ओके, क्लियर। सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, चलो तो भैया अब एक कार्य अपना पूरा हो गया, सरकार बजट बनाती है, उस बजट का आवंटन जो कार्य है वो हो गया। अब पुनः आवंटन कार्य का क्या मतलब हो जाएगा? इसे इंग्लिश में लिखा जाता है जो रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, इसको समझते हैं। देखो, आज हमारे देश में या किसी भी देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक बहुत अमीर है और एक बहुत गरीब है। ठीक है, हम लोग ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि अमीर और गरीब का जो डिफरेंस है ना, वो खत्म तो कभी नहीं किया जा सकता। जो ज्यादा मेहनत करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे और करेंगे, वो तो अमीर बन नहीं है। ठीक है, परंतु अमीर और गरीब के बीच में जो बहुत बड़ी खाई है ना, कि एक के घर में 56 भोग और एक के घर में 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल रही है, ये वाली जो खाई है, ये वाली खाई खत्म करनी है। अगर कोई व्यक्ति दिन के 1000 कमा रहा है
वो हो सकता है कि अपनी बिल्कुल मेहनत करी, उसने बिल्कुल वहां तक पहुंचा। 1000 रुपए कमा रहा, तो हम ये नहीं कह रहे कि भाई ये जो सबसे नीचे वो भी 1000 कमाए, वो तो फिर समाजवाद वाली व्यवस्था हो जाएगी, सबको बराबर मिले। पर कम से कम इतना कर दे कि उसको 700 800 700 800 तो दिन के मिले, वो अपना जीवन है वो बेहतर तरीके से जी सके। तो इसलिए सरकार क्या करती है, जो इनकम होती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। जो आय आती है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट, जिसके पास बहुत ज्यादा है उससे क्या करेगी, टैक्स के रूप में ले लेगी। अच्छा तुम खूब पैसा कमा रहे हो, लाओ टैक्स दो हमें, उससे बहुत ज्यादा टैक्स ले लेगी। और जिनकी इनकम बहुत ही कम है उनको क्या करेगी, सहायकी के रूप में देगी। मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा था, लाओ हमें दो, टैक्स दो सरकार को, और तुम्हारे पास नहीं है, ये लो, ये वाली सहायकी ले लो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ये लो, ये लो, ये लो। तो सरकार क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। जो पैसा सरकार जनता के बीच में है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम सरकार करती है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर होता है, अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र की ओर, जिसे निजी आय कहा जाता है, या सरकार की ओर, जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। अब पहले एक चीज को समझिए, आप लोग इन चीजों को बड़े अच्छे से समझ भी चुके होंगे कि जब उत्पादन किया जाता है किसी भी चीज का, तो उत्पादन के कुछ कारक होते हैं। जैसे कि अपन उदाहरण के तौर पे बात कर रहे हैं, भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गई, और मालिक हो गया एक प्रकार से। अब अगर जैसे आज ये मालिक है, अब इस मालिक ने जो भी वस्तु बनाई है वो वस्तु सीधी सी बात है बेचने के लिए बनाई होगी। अब बेचने के लिए बनाई और उससे उसको पैसा प्राप्त हुआ, जैसे मान लीजिए उसने 1 लाख रुपए उन वस्तु को बेचने से मिले, तो क्या सारा का सारा पैसा मालिक का ही है क्या? नहीं, वो पैसा क्या होगा, बटेगा। भूमि अगर किराए पे ली है तो जो इसका मालिक है उसको किराया दिया जाएगा, श्रम को उसकी मजदूरी, उसका वेतन दिया जाएगा, पूंजी अगर कहीं से उधार ली है तो उसका ब्याज दिया जाएगा, और फिर जो मालिक के पास बच जाता है वो उसका लाभ होता है, या उसकी हानि जो भी होती है, व्हाटएवर लाभ होगा उसका। ये तो क्या हो गया कि एक बार जो हमारे पास पैसा आया उसको हमने क्या कर दिया, बांट दिया, आवंटन कर दिया ना, पैसा बांट दिया। भाई आज मान लीजिए मैं कहीं मालिक हूं तो मैंने इसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, उसको ये दे दिया, हमने आवंटन कर दिया। अब सरकार ने नजर घुमाई, इतने लोगों के पास तो बहुत अच्छा खासा पैसा, ये मिडिल के हैं, आवश्यकता तो पूरी हो रही है पर इच्छाएं नहीं हो रही, ठीक है। ये वाला जो तबका है ना यार, इसको तो बहुत ही बुरी हालत है। अब क्या करें, इनके पास ज्यादा है, इधर दो, जीवन तो अच्छा चल रहा ना मिडिल क्लास वालों, हाँ हाँ सर बढ़ रहे, तो देखो तुम इतना तो टैक्स मत दो, पर इतना हमें दे दो, चलो लाओ तुम भी दो, तुम्हें कुछ नहीं देना, तुम्हें हम देंगे, हम देंगे। तो सरकार ने क्या करा, एक बार तो जो इनकम है वो बढ़ चुकी है, पर सरकार इसको वापस क्या कर रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और जब हम ये जो री शब्द लगते हैं तो वहां क्या लग जाता है, पुनः लग जाता है ना, तो पुनः आवंटन का कार्य करिए। एक बार तो अपने इनकम को बांट दिया ना, फिर उसके बाद सरकार क्या कर रही है, वापस बांटने का काम कर रही है। और सरकार इनकम का जो स्टेबल लाने का काम करती है, बराबरी में लाने का कहीं ना कहीं काम कर रही है। कैसे कर रही है, लोगों से टैक्स लेकर करके और लोगों को सहायकी देकर करके, कर के द्वारा और सहायकी के द्वारा सरकार ये काम करती है। और मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में जो टैक्स लगता है वो प्रगतिशील कर लगता है। कौन सा कर लगता है, प्रगतिशील कर लगता है। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा सारे इसी चैप्टर में। प्रगतिशील कर, या इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं बेटा। प्रगतिशील कर क्या होता है, इसके तहत यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा। जैसे अब भी शायद हाल फिलहाल में 5 लाख या 7 लाख रुपए तक अगर आप साल के कमा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स नहीं देना है, पर उसके ऊपर फिर आप कमा रहे हो तो आपको सरकार को टैक्स देना है। फिर 10 लाख से ऊपर और कमा रहे हो तो आपको ज्यादा टैक्स देना है, 20 लाख से और ऊपर कमाते हो तो ज्यादा एक्स्ट्रा टैक्स देना है। मतलब अगर आप ज्यादा कमाते जा रहे हो आपको सरकार को उसका कुछ ना कुछ पार्ट पे करना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है सरकार टैक्स इंक्रीज करती है, और जो टैक्स सरकार के पास आता है सरकार उन लोगों पर लगाने का प्रयास करती है, उनका उत्थान करने का प्रयास करती है जो पिछड़ चुके हैं, जैसे कि गरीब तबके के लोग हैं। जो कुल राष्ट्रीय आय है, जो टोटल इनकम हमारी होगी, उसका प्रभाव 2 जगह होता है, या तो निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर के पास चले भाई। अब आज जो कंपनियां, उद्योग जो कुछ भी है वो या तो प्राइवेट वालों के या सरकार वालों के हैं, तो प्राइवेट के पास चला जाएगा या सरकार के पास चला जाएगा। तो निजी क्षेत्र की ओर अर्थात फर्मों तथा घरेलू क्षेत्र की ओर, या तो फर्मों के पास चला जाएगा या घरेलू क्षेत्र मतलब हम जो घर में है हमारे पास आ जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, निजी आय क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राइवेट इनकम कहा जाता है। प्राइवेट इनकम में कौन है, जितने भी प्राइवेट फर्म है, कंपनियां हैं, वो आ जाएंगी, और बाकी सभी लोगों के घर में जो पैसा जा रहा है वो आ जाएगा सरकार की ओर, जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। अब देखो सार्वजनिक आय में भी क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है, उस स्कूल में इनकम आई।
वो इनकम किसकी है? सरकार की, क्योंकि सरकार द्वारा चलाई जा रही है। परंतु अब उसमें सरकार की इनकम जो आई है वो सार्वजनिक है, पर उसमें जो पैसा टीचरों को पढ़ाने के लिए दिया गया है वो तो क्या हो गई? उसकी निजी आय हो गई टीचर की। क्या साहब मेरे घर में चला गया ना, घरेलू क्षेत्र की है, ठीक है, ये सब इसमें आ जाएगा। निजी आय में से जो भाग अंततः घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? पर्सनल इनकम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पर्सनल इनकम कहा जाएगा। अब फर्मों में हुआ, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे अब यहां तक आप देखिए कि पहली बात, इसको जो भी इनकम मिलेगी वो प्राइवेट इनकम होगी। प्राइवेट इनकम में से क्या होगा? ये जो अपना लाभ है उसको काट लेगा, साहब मेरा इतना लाभ उसको उठाए, फिर ये इसके घर में इतना, इसके घर में इतना, इसके घर में इतना, इसके घर में इतना, जो पैसा हमारे घर में पहुंचता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पर्सनल इनकम कह रहे हैं। ये आप सब चैप्टर 2 जो है उसमें और भी अच्छे से पढ़ोगे। तो पर्सनल इनकम जो है व्यक्तिगत आय कहेंगे, उसमें से जिस भाग को खर्च किया जा सकता है वह भाग क्या कहलाता है? प्रोज्य आय कहलाता है, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत आय कहा जाता है उसमें से, किसमें से? व्यक्तिगत आय में से जिस भाग को हम खर्च कर सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे। पर अब आप बोलोगे सर जो मैंने कमाया है वो तो मैं सारा का सारा ही खर्च कर सकता हूं, तो सारे की सारी प्रोज्य है। रुको रुको रुको, थोड़ी शांति रखो। देखो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करो पर्सनल इनकम की। पर्सनल इनकम क्या कह रही है कि जो प्राइवेट इनकम है उस प्राइवेट इनकम में से जो घर पहुंच रहा है, मतलब जो फर्म है वो अपना अगर काट लेगी तो वो हमारी क्या आ जाएगी? पर्सनल इनकम आ जाएगी। अब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो है, पीडीआई जो हमारा है, उसमें क्या कहा जा रहा है कि जो पर्सनल इनकम मेरे घर पे पहुंची है, ठीक है, मेरे घर पे पहुंची, पर अभी सरकार ने टैक्स थोड़ी काटा भाई। सरकार आज मान लीजिए सर मुझे 10,000 रुपए महीने के दे रहे हैं, तो चलो अभी तो मैं टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता, या कोई भी व्यक्ति, मेरा उदाहरण मत लिया करो, तो जब मैं कहता हूं तो हर बार मैं नहीं होता हूं तो 10,000 रुपए, उस पैसे तो टैक्स नहीं लगता क्योंकि साल का 1,20,000 ही बनता है। पर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है, मतलब साल के कितने हो गए? 12 लाख हो गए, टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो पहली बात तो उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। तो उसके पास जो आई है, पर्सनल इनकम आई है, उसमें से टैक्स कटेगा, कटेगा ना? टैक्स कटेगा, और उस टैक्स कटेगा, और उसके बाद जैसे मान लो 12 लाख वो साल के कमाता, 3 लाख टैक्स कटेगा, 9 लाख बचे हैं। अब वो खर्च कितने को कर सकता है? 9 लाख को ही तो खर्च कर सकता है। 12 के 12 को खर्च कर देगा क्या? 3 लाख तो टैक्स में देने पड़ेंगे। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम या प्रोज्य आय क्या है? वह आय है जो कि हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इस पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में से क्या बनता है? हम कहते हैं कंजप्शन प्लस सेविंग। हम जिस इनकम को खर्च कर सकते हैं दो जगह करेंगे, या तो उपभोग में कर लेंगे, नहीं तो हम उसको बचा कर करके बैंकों में निवेश कर देंगे, घर पे पैसा सेफ रख लेंगे। क्लियर? सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा तथा कर एकत्रीकरण के द्वारा घरेलू क्षेत्र की प्रोज्य आय को प्रभावित कर सकता है। अब सरकार कैसे प्रभावित करता है हमारी आय को? सरकारी क्षेत्र हस्तांतरण भुगतान के द्वारा, ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट कर सकता है सरकार। सरकार क्या कर सकती है? ट्रांसफर पेमेंट कर सकती है। सरकार पेमेंट आपको ट्रांसफर कर सकती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे इसमें जैसे देख लो, ये आ गया पर्सनल इनकम आ गई, टैक्स माइनस कर दिया। पर जैसे आप उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ, आज मैं मान लीजिए बहुत गरीब तबके का व्यक्ति हूँ और मैं दिन का इतना नहीं कमा पा रहा हूँ, इसलिए सरकार क्या कह रही है कि मैं मुझे 2,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा दे रही है। तो मैं हर महीने 8 कमा रहा था, 2 सरकार ने मुझे और दे दिए, तो अब मैं खर्चा कितना कर सकता हूँ? 10 का कर सकता हूँ। तो सरकार या तो ट्रांसफर देकर करके, मैंने आपको क्या कहा, सरकार हमारी इनकम को प्रभावित कर सकती है, तो टैक्स लेती है सरकार, और जिनके पास पैसा नहीं उनको देती है सरकार। तो इनकी तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सरकार ने कम कर दी और इनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम सरकार ने बढ़ा दी। सहायकी दे रही है, राशन सरकार दे रही है, और कुछ कहीं पैसा सरकार दे रही है, महिलाओं को 500 रुपए सरकार दे रही है, बेरोजगारी भत्ते के नाम से अलग अलग चीजों से सरकार पैसा दे रही है। तो प्रोज्य आय 2 प्रकार से सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। एक तो हस्तांतरण कर सकती है, भुगतान। हस्तांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। भुगतान मतलब पेमेंट को ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, कर का एकत्रीकरण करती है, टैक्स लेती है ना सरकार, तो जिससे ज्यादा इनकम है, ज्यादा टैक्स ले लिया, तो आपकी इनकम क्या हो गई? कम हो गई, कम हो गई ना। ये 12 लाख कमा रहा था, अगर मान लो ये 9 लाख रुपए कमा रहा था, हो सकता है इसमें 2 लाख ही टैक्स लगता, तो 7 लाख बच रहे थे। अब जैसे ये 12 लाख की कैटेगरी में आया, 3 लाख टैक्स लगने लग गया, तो अब क्या हो गया? इनकम कम हो गई ना, 1 लाख रुपए और ज्यादा सरकार को देना पड़ा। तो कर एकत्रीकरण के द्वारा जो घरेलू क्षेत्र की जो प्रोज्य आय होती है, पर्सनल डिस्पोजल इनकम होती है, वो प्रभावित कर सकती है सरकार। ये जैसे इनकम के लिए लोगों को काम करते हुए दर्शाया।
इस प्रकार सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाता है, और यह वितरण कार्य है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यह सरकार का पुनः आवंटन कार्य, सरकार का वितरण कार्य है। तो सरकार आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है, और ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसको न्याय संगत माना जा सकता है। और न्याय संगत ही माना जा रहा है कि भाई जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनसे सरकार ज्यादा टैक्स ले रही, और जो पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, कम कमा रहे हैं, सरकार उनको सहायता दे रही, सरकार उनको किसी न किसी प्रकार से छात्रवृत्तियां दे रही, सरकार कैसे भी तक उन लोगों तक पैसा पहुंचा रही। तो सरकार ने क्या करा, आय को परिवर्तित कर दिया। देखो बड़ी इस चीज को समझो, पहले मार्केट में उत्पादन हुआ, उत्पादन के बाद मालिक के पास पैसा आया सामान को बेचने में, एक बार तो मालिक ने क्या करा, पेमेंट सबको बांट दिया। तो जब तक सरकार बैठी बैठी देख रही, हाँ बांट ले मस्त तो रहे, तो चिंता मत कर, इसको कितना दे रहा है, 40 दे रहा है, इसको 20 दे रहा है, इसको 25, मस्त मस्त, चिंता मत कर। अब सरकार सबका देख लिया, बांट दिया, अब तुम लोगों का खेल खत्म, अब मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तेरे पास कमाया, चिंता मत कर, तेरा सारा मैं हूँ, ज्यादा है चलो भाई इतना टैक्स दे दो, तू और भी ज्यादा कमा रहा है, अरे आप तो मालिक हो यार, लाओ तो एक्स्ट्रा टैक्स दो। तो सरकार क्या कर रही है कि पहले सबको बांट रही है, हाँ बांटो 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 बांटो, मजे करो तो मस्त करो, और फिर जब सबका हो गया कि हाँ तुमने बांट लिया, अब मैं दिखाऊंगा अपना कमाल, जिसके पास कम है उस तक मैं पैसा पहुंचाऊंगा, जिनके पास ज्यादा है वो मैं लूंगा। ऐसा लाइफ में भी होता है, हम अपनी प्लानिंगों से काम करते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, मैं ये कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर लूंगा, हम सोचते रहते हैं वो ये होगा वो होगा, और ऊपर से बैठा बैठा भगवान देख रहा है, सोच ले बेटा सोच ले, करूंगा तो वही जो मैं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो तेरी प्लानिंग सोच, तुझे जो करना है वो कर, बाकी एंडिंग में गेम तो मैं ही पलटूंगा। तो उसी प्रकार से सरकार है कि सरकार से हाँ तुम बांटो रहे, तो इसको इतना दे, इसको इतना दे, इसको इसकी मेहनत का इतना तय कर, फाइनली तो हम ही इंटरफेयर करके सारा गेम तय करेंगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा जो काम है सरकार का, सरकार की बजट का स्थिरीकरण कार्य। स्थिरीकरण का मतलब हो जाता है स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए बच्चों, हमने जब मुद्रा और बैंकिंग पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा, तो उसमें हमने देखा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का या भारतीय रिजर्व बैंक जो केंद्रीय बैंक है भारत का, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य ये है कि मुद्रास्फीति और अविस्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन, महंगाई का जो दौर है वो, और अविस्फीति मतलब जो डिफ्लेशन वाला जो दौर है, मंदी वाला जो दौर है। महंगाई का मतलब क्या है, जब हर चीज की कीमतें बढ़ जाए, और अविस्फीति या डिफ्लेशन का अर्थ क्या है कि जब हर चीज की कीमतें गिर जाए। इस वाले को कंट्रोल करेगी, इनको कंट्रोल करने का काम है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको स्टेबल बनाए, स्थिर कर दे, ना तो महंगाई जाए ना मंदी जाए, दोनों स्टेबल रहे। तो और अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चीज पढ़ाया था कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमिक होती है, उसमें इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का जो काम है, एक तरफ तो मुद्रा का होता है, तो वो मुद्रा मौद्रिक द्वारा होता है, तो मौद्रिक नीतियों में आरबीआई बनाता है, और दूसरी तरफ वित्तीय नीतियां होती है, फाइनेंशियल होती है, उसमें सरकार बनाती है। ठीक है, तो मुद्रा बैंकिंग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहां पर आज हम पढ़ेंगे कि सरकार अपने बजट के द्वारा किस प्रकार से स्थिर करने का, इकोनॉमी को स्टेबल जो करने का काम है वो किस प्रकार से करती है, वो हम जानेंगे। सरकार को आय तथा रोजगार में उतार चढ़ाव को भी कम करना पड़ता है, तो सरकार को आय और रोजगार में भी उतार चढ़ाव को कम करना पड़ता है। अब ये जब पढ़ते हैं ना बच्चे, तो बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, आय रोजगार में कैसे उतार चढ़ाव सरकार करेगी, क्या करेगी। देखो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि सरकार को यहाँ पर महंगाई और मंदी को नियंत्रित करने का काम करना है। अब आप बोलोगे सर इसमें आय और रोजगार कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप मान लीजिए मंदी का दौर है, मंदी के दौर का मतलब ये हो रहा है कि भैया वहां पर क्या है कि हर चीज की जो कीमत है वो कम है, कीमत कम है। आप लिंक कैसे भी करा दूंगा मैं आपको, पहले सीधे से समझ लो फिर उल्टे से समझ लें। कीमत कम है, अब कीमत कम है इसका मतलब जैसे मान लीजिए आज आप किसी कंपनी के मालिक हैं और जितने में आपने उस वस्तु को बनाया है, लोग अगर उतना भी पे नहीं करे तो क्या आप बेचोगे, क्या नहीं बेचोगे, धीरे धीरे वेट करोगे, चलो इतने में खरीद लो, इतने में भी नहीं खरीदे, फिर आप एक दिन क्या करोगे, अपनी जो फैक्ट्री है, मतलब जो आपका उत्पादन है, आप उस उत्पादन को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, बंद कर दोगे। आपके उत्पादन बंद करने से आपके पास 5 या 5000 जितने भी लोग काम कर रहे थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये बेरोजगार हो गए हैं, इसका मतलब यह है कि इनके पास जितनी आय इनकम आ रही थी वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई, बंद हो गई। अब आय कम हो गई है, आय खत्म हो गई है, तो ये फिर से क्या करते हैं, और भी जो मांग हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
क्योंकि पैसा ही नहीं, क्या कहां से खरीदेंगे। और मांग कम हो गई मतलब फिर कीमत कम हो जाएगी। तो ये चक्कर चल रहा है। या यहां से शुरू कर लो भाई, मांग कम हुई तो कीमत कम होगी, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे, आय खत्म हो जाएगी और मांग। कहीं से भी शुरू कर लो, आय नहीं मिल रही, लोग मांग नहीं करेंगे, कीमत कम हो जाएगी, फैक्ट्री बंद, बेरोजगारी, बेरोजगार से शुरू कर लो, लोग तो ये पूरा एक चक्र है, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो अब यहां पर देखो आय भी आ रहा है और रोजगार भी आ रहा है। तो सरकार क्या देखती है कि अच्छा देखो यहाँ पर फैक्ट्री को इतना यहाँ नुकसान हो, सरकार क्या बोलेगी, ये लो हम आपको थोड़ी सी मदद करते हैं, इतना पैसा इतने में हम आपसे खरीद लेंगे, जैसे किसानों से सरकार खरीदती है। तो सरकार आय और रोजगार को प्रभावित भी करती है। तो ये आय और रोजगार में जो उतार चढ़ाव उसको कम करने का काम सरकार करेगी। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब ये है कि सरकार मंदी और सरकार जो महंगाई वाला दौर है उसमें सरकार अपना इंटरफेरेंस करती है और उन स्थितियों को स्थिर करने का, स्टेबल करने का काम करती है। अब कैसे करती है सर जी, वो भी हमें बता दो। तो देखो मैं आपको समझाता हूं कि सरकार किस प्रकार से इस मंदी वाले दौर में काम करती है। जब पहली बात अपन ये कहते हैं कि जब महंगाई का दौर है, जब इन्फ्लेशन का दौर है, इन्फ्लेशन का मतलब ये हो रहा है कि जनता के पास खूब पैसा है। ये बात आपको समझ में आती है ना, कि जनता के पास खूब पैसा है, क्योंकि मुद्रा बैंकिंग में आपने पढ़ लिया। जब सेंट्रल बैंक ये काम कैसे करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, सीआरआर बढ़ा देगा। सीआरआर बढ़ा देगा मतलब बैंक ने पैसा खींच लिया, एसएलआर बढ़ा देगा, बैंक ने पैसा खींच लिया, हर चीज की रेट बढ़ा देगा, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा खींचता जाता है, क्योंकि पता है महंगाई इसका लोगों का खूब पैसा, हर कीमत, जितनी कीमत मांग रहे उस कीमत पे देने खरीदने को तैयार है। पैसा ज्यादा, ये पैसा खींचो खींचो खींचो, अंदर लेना है। मतलब इन्फ्लेशन का मतलब है इन, पैसा इन होना है आरबीआई के पास। यही काम सरकार करती है कि पैसा अपने पास आना चाहिए। मार्केट में तो रहा तो और महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या करेगी सरकार भी पैसा अंदर खींचेगी। कैसे खींचेगी, टैक्स को बढ़ाकर। सरकार उस दौर में टैक्स बढ़ा देगी, जनता टैक्स देगी, सरकार के पास पैसा आ गया। और इसके अलावा और क्या कर देगी, सरकार अपने जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, जो विकास के कार्य हैं, उनको रोक देगी। सरकार कहीं पे कुछ फैक्ट्री बिल्डिंग बना, रोक दो, थोड़े दिन रुको। सरकार कहीं सहायता दे रही है, रुक जाओ अभी, होल्ड पे रखो। कैसे न कैसे कंट्रोल करेगी, सभी जो पैसा है वो मार्केट में कम से कम जाए। तो ये इन्फ्लेशन के समय का स्थिति होगी। अब जब डिफ्लेशन है, जो मंदी वाला दौर आएगा, उसमें सरकार इसका उल्टा करेगी। पैसा नहीं है लोगों के पास, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें, टैक्स कम कर दो, टैक्स कम कर दो, लोगों के पास पैसा बचेगा। डेवलपमेंट के जो कार्य हैं वो ज्यादा बढ़ाओ। अच्छा, आपके पास फैक्ट्री चलाने के लिए पैसा नहीं, लो हम पैसा देते हैं। आपके पास क्या समस्या, ये लो इसके लिए पैसा लो। तो सरकार इस प्रकार से स्टेबल करने का, इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम कर रही है। इकोनॉमी को स्टेबल, स्थिर करने का जो काम करता है वो मौद्रिक नीति भी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी करती है, जो कि देश का केंद्रीय बैंक कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा आरबीआई। और दूसरी तरफ वित्तीय जो पॉलिसी है या वित्तीय जो नीतियां होती है, फाइनेंशियल जो पॉलिसी होती है, जो कि सरकार द्वारा बनाई जाती है, वो भी कंट्रोल करती है। और जनरली दोनों ही साथ बैठते हैं, आरबीआई और सरकारें साथ बैठ करके ही बजट तय करेंगी, सरकारें दोनों बैठ करके ही नीतियां तय होती है, और उसी से फिर पूरी इकोनॉमी स्टेबल करने का काम होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार का तथा कीमतों का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। देखिए क्या कहा है इसने कि रोजगार और कीमत का जो भी स्तर होगा वो किस पर निर्भर करता है, मांग पर निर्भर करता है। अब जैसे देखो, अगर यहां पे देखो मांग गिरी हुई है, मांग कम है, डिमांड कम है। अब डिमांड कम है तो अब आप ये बात पढ़ करके आ चुके हो, लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कम है तो मतलब प्राइस अभी ज्यादा चल रही है, और डिमांड ज्यादा है मतलब प्राइस अभी कम चल रही है। अब देखो डिमांड कम है, ठीक है, डिमांड कम है तो प्राइस ज्यादा है, तो अब उत्पादक क्या सोचेगा, हो सकता है ज्यादा प्राइस के कारण कम कर दो, तो क्या हुआ, कीमतें कम होगी, उन कीमतों में भी नहीं खरीदेगा और कम होगी, और इतनी कम कभी कभार हो जाएगी कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ जाए, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो कीमत और रोजगार का जो स्तर है वो किस पर निर्भर करता है, सब कुछ जो डिपेंड करता है वो मांग पर डिपेंड करता है, डिमांड पर डिपेंड करता है। जो डिमांड होगी उसी डिमांड के अनुसार सब कुछ चलता है। अगर किसी चीज की बहुत ज्यादा डिमांड है, ज्यादा डिमांड होगी, इसका मतलब क्या है, और उत्पादन होगा, और फैक्ट्रियां लगेंगी, और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज्यादा लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और इनकम बढ़ जाएगी तो और डिमांड कर लेंगे। तो कुल मांग पर निर्भर करता है, तथा कुल मांग सरकार के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। अभी जो कुल मांग है सरकार के अलावा निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों जो कारक हैं, ठीक है, जो निजी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, उनके व्यक्तिगत निर्णयों पर भी निर्भर करती है। ये निर्णय भी कई कारकों जैसे आय तथा साख की उपलब्धता पर भी निर्भर करते हैं। अब लोगों की अगर इनकम ही कम है तो वो किसी चीज की कैसे डिमांड कर सकते हैं। अगर लोगों को कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए, साख चाहिए, उधार चाहिए, तो वो अगर उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा तो उस चीज के लिए भी वो डिमांड करेंगे या नहीं करेंगे, इन पर भी निर्भर करता है।
किसी भी समय में ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो। अब क्योंकि मजदूरी की दर तथा कीमतें एक स्तर के बाद और नीचे नहीं गिरती, रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता, सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है। अब देखो, किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि जो मांग का स्तर है, श्रम मतलब जो डिमांड है वो, श्रम मतलब रोजगार, और जो अर्थव्यवस्था है कि अन्य संसाधनों का पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो, मतलब उनका भी पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा, जितना यूज होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि मजदूरी की दर और कीमतें एक स्तर के बाद नीचे नहीं गिरती। अब जैसे कोई मान लो कोई किसी मजदूर को वगैरह में 500 रुपये रेट चल रही, 500 तो नहीं दूंगा, 400, हाँ बोले चलो कर लेंगे। कोई बोले 300, बोले चल 300 तक भी कर ले। कोई बोले 200, अरे भाई 200 में तो क्या है यार, 500 से 200 तो लूंगा, चल लास्ट 250 दे दे। तो एक टाइम के बाद आने के कीमतें, जो मजदूर की कीमतें वो भी नहीं गिरती और वस्तुओं की कीमतें भी मालिक नहीं गिरता है। रोजगार स्वतः अपने पूर्वकालिक स्तर पर नहीं पहुंचता, तो जितना चाहते हैं उतना नहीं पहुंचता। इसलिए समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए, तो समग्र मांग कम होगी तो समग्र मांग को बढ़ाने के लिए सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेगी ही करेगी। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाता है। तो अब मांग बहुत ज्यादा है तो उतनी सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पे क्या मुद्रास्फीति की संभावना हो जाती है, इन्फ्लेशन, महंगाई का जो दौर है वो आ जाता है। ऐसी स्थिति में मांग को कम करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सरकार यहाँ पे क्या प्रतिबंध लगाती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रोक टोक लगाती है। जैसे रेस्ट्रिक्शंस में मैंने बताया टैक्स को इंक्रीज करेगी, ठीक है, और कुछ जो डेवलपमेंट के काम है उनको रोकेगी सरकार, ठीक है, और पैसा अपने पास खींचने का काम करेगी। इकोनॉमिक्स की अच्छी बात यह है बच्चों की कॉन्सेप्ट नहीं बदलते। अगर इन्फ्लेशन, मैंने मुद्रा और बैंकिंग में बताया है कि सरकार बैंक पैसा खींचना चाहेगा तो सॉल्यूशन यही है कि वहां से पैसा निकाल लीजिए। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। एक पिता के एक ऐसा पुत्र है जो खूब पैसा खर्च करता है, खूब अंधाधुंध, सोच नहीं रहा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। तो पिता क्या करेगा, पैसे को खींचने का काम करेगा। कैसे, उसके 1-2 ATM है वो ब्लॉक करवा देगा, उसको बोल देगा सब मैं तुझे महीने के इतने ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो ये क्या करा कि जो पुत्र पैसों को खूब ज्यादा देख यूं करो था वैसे भी इधर उधर, तो कंट्रोल लगा लिया ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर देखा गया नहीं बेटे के पास पैसा नहीं है और नहीं है, तो फिर क्या करेंगे पिताजी, ये ले तेरे जो हर महीने 500 देता था अब से तू 1000 रुपये लिया कर मेरे पास। यही काम सरकार करती। सरकार को लग रहा है खूब पैसा जनता का, महंगाई कीमत आसमान छूती जा रही, सरकार खींच लेगी, पैसा अपने पास खींच ले। लोगों का जैसे पैसा कम होगा वो कम डिमांड करेंगे, कम डिमांड करते धीरे 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 प्राइस संतुलन में आने लग जाएगी। फिर सरकार थोड़ा पैसा छोड़ेगी, फिर उसको ठीक करने की कोशिश। तो इस प्रकार से सरकार पूरा अपना हस्तक्षेप निभाती है, जिससे कि जो लोग उन वस्तुओं सेवाओं को नहीं खरीद सकते उनको सरकार उन लोगों तक उपलब्ध कराए। ये सरकार के 3 मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं कि उनका आवंटन का कार्य, आवंटन के कार्य में सरकार सार्वजनिक वस्तुएं लोगों को उपलब्ध करवा रही है, पुनः आवंटन के कार्य में सरकार लोगों के आय को न्याय संगत रूप से वितरित कर रही है, और स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन के फंक्शन में सरकार क्या कर रही है, स्टेबलाइजेशन के फंक्शन में सरकार आय और रोजगार का संतुलन बिठा रही है, महंगाई और मंदी के दौर को संतुलित करने का काम कर रही है। तो ये 3 सरकार के मुख्य उद्देश्य हैं। इसके अलावा सरकार के बहुत उद्देश्य हैं। सरकारी बजट के सामाजिक कल्याण के कार्य करना, आर्थिक कल्याण के कार्य करना, बहुत से उद्देश्य सरकारी बजट के, और सरकारी बजट उन पर काम करता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो। मांग का विस्तार करने का अर्थ क्या है, जब मंदी का दौर है तो सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए काम करेगी, और चाहे इसे कम करने के लिए हो, मतलब जब महंगाई का दौर है तो मांग को कम करने के लिए जो भी काम करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिरीकरण का कार्य कहते हैं, स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट कहते हैं। तो ये अपना जो 3 उद्देश्य थे वो पूरे कंप्लीट है, और इसी के साथ अपना जो आज का लेक्चर है वो भी पूरा कंप्लीट होता है। आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उस पर सभी नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और कुछ जल्द ही, बहुत ही जल्द मैं कह रहा हूँ, इस बार बहुत जल्द आपके लिए कुछ धमाकेदार न्यूज़ आने वाली है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और एक्टिव रहें, डेली लेक्चर्स देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, जो कि उस धमाकेदार न्यूज़ का उनको भी फायदा मिले। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।